गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट। कल जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था, उसमें हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को समझा था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अब जो हम समझेंगे वो इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि डायमेंशंस ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट, कहाँ तक बिजनेस एनवायरनमेंट फैला हुआ है, वो पूरा का पूरा एरिया हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। ऑल दी फैक्टर्स, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन पे इनडायरेक्ट या डायरेक्टली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं, वो चीज़ें अब हमें पढ़नी है। इसमें बार बार मैं फैक्टर्स स्टार्टिंग चैप्टर से ही, जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तभी से मैं आप लोगों को कह रहा था कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फोर्सेस होते हैं। मैंने बार बार इन फैक्टर्स का नाम भी लिया था, टेक्नोलॉजिकल हो गया या लीगल हो गया या पॉलिटिकल हो गया। तो यही सारी चीज़ें अब हमें क्या करनी है, समझनी है। ठीक है, वन बाय वन करके अब हमें देखना है कि क्या क्या है, कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में दिया हुआ है कि सोशल एनवायरनमेंट है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। जहाँ तक बिज़नेस फैला होता है तो सोशल एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल है, लीगल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। ये 5 एनवायरनमेंट हैं जिनके इर्द गिर्द हमारा बिज़नेस जो है क्या करता है, रन करता है। इन्हीं के बीच फंसा रहता है हमारा बिज़नेस, और यही क्या करते हैं, धीरे धीरे अफेक्ट करते हैं। सोशल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करेगा, मान लो कि समाज का कोई समाज में क्या हो रहा है कि आपके प्रोडक्ट को बायकॉट किया जा रहा है। ठीक है, तो वो सोशल एनवायरनमेंट में हो जाएगा। हो सकता है कि आपका बिज़नेस जो है वो सोसाइटी को अच्छे तरीके से सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है कि पोल्यूशन वगैरह कर रहा है, तो फिर वो हो गया सोशल एनवायरनमेंट में चला गया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जैसे कि उसकी जो प्राइसिंग वगैरह आप कर रहे हैं, हो सकता है हाई रेट ऑफ प्राइसेस वगैरह चार्ज कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। टेक्नोलॉजिकल हो सकता है कि आप पुराने टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। लीगल एनवायरनमेंट, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर रही हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, लॉज वगैरह। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, गवर्नमेंट बीच बीच में कुछ लोग आ करके आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर रहे हैं पॉलिटिकली। ठीक है, तो वो सब हम ये सब हम लोग एकदम डिटेल में देखते हैं, सीधा सीधा। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। तो यहाँ पर है सबसे पहला इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इकोनॉमी से संबंधित है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल दी फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री, यानी कि अपनी कंट्री की जितनी भी हमारी जो कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है उसको जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स, वो सारे के सारे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, इनकम लेवल कितना है, ये सब आप जीडीपी, इनकम लेवल वगैरह आप सेकंड बुक में अपनी इकोनॉमिक्स के पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड पर कैपिटा इनकम कितनी है या फिर लेवल, और प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी बिजनेस जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में होती हैं। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस, ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो जैसे जीडीपी है, इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट इन राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। जीडीपी क्या होता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल में कितना प्रोड्यूस किया गया है पूरे इकोनॉमी में, वो हमारा जीडीपी होता है। अगर वो जीडीपी इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है लोगों के पास पैसे हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम पे खर्च करेंगे, तो फर्दर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉर प्रोडक्ट। अगर उनके पास पैसे हैं तो डिमांड भी बढ़ेगी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गया। हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज ए कांस्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाएगा, लोगों के पास पैसे होंगे तो फिर इन्फ्लेशन रेट एक तरीके से क्या होगा, बढ़ेगा। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज़ बेनिफिशियल एंड इंक्रीज डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग। अगर आपने डिक्रीज़ कर दिया इंटरेस्ट रेट को तो फिर पैसों की, यानी कि बोरोइंग की, लोन लेने की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब आप बताइए, 10% के हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप लोन लिया करते थे, अब आप ले रहे हैं कितने के हिसाब से, अब आपको मार्केट में मिल जा रहा है 6% के हिसाब से ही आपको लोन मिल जा रहा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा,
तो इससे क्या हो गया, लोन की डिमांड बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें कहाँ की है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी की ही है। ठीक है, अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो इकोनॉमी पे उसका फ़र्क पड़ेगा। अब कैसे इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा, जैसे जैसे आप क्या करोगे, रेट आपने डाउन कर दिया तो इससे क्या होगा, लोन लेना लोग शुरू कर देंगे। लोन लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लगाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी ऑब्वियस है कि इकोनॉमी हमारी ग्रो करने लगी तो फ़र्क पड़ा ना हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर। तो वही चीज़ ये कह रहा है, पासिंग ऑफ जीएसटी बिल एंड विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जीएसटी बिल वगैरह अगर आप पास करते तो भी वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब जीएसटी बिल कैसे, तो जीएसटी बिल में आप ये समझ ही रहे हैं कि टैक्सेस वगैरह है। ठीक है, तो वो भी अफेक्ट करता है हमारे बिज़नेस को। टैक्सेस ज़्यादा कर दीजिए तो फिर बिज़नेस देखा जाए तो फिर लोगों के पास पैसा कम होगा, वो कम इन्वेस्ट करेंगे। और टैक्सेस अगर कम होंगे तो फिर वो आराम से इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, पैसे लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, उनके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो वो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा लगाने लगेंगे, है ना। डिमोनेटाइजेशन ऑफ 501,000 नोट रिसेंटली हिट द इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आपने अभी देखा ही होगा पिछले कुछ साल में कि डिमोनेटाइजेशन ने किस तरीके से अफेक्ट किया इंडियन इकोनॉमी को, वो भी आ गया इसमें। बैंकिंग सेक्टर लेंड करते हैं, लोन वगैरह वो देते हैं। ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर लोन लेता है, यानी कि मनी को सर्कुलेट करता है बैंकिंग सेक्टर, तो वो भी अफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसने पैसा मार्केट से उठा लिया तो फिर वो अफेक्ट करेगा, यानी कि फिर अगर मार्केट से उसने, बैंक ने पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख लिया, वो लोन के रूप में उतार नहीं रही है मार्केट में, तो इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा होंगे नहीं, और पैसे ज़्यादा नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी। और अगर उसने कम रेट पर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर दिया तो पैसे ज़्यादा मार्केट में आने लगेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि लोगों के पास पैसे होंगे तो फिर परचेजिंग पावर होगी, और वो क्या करना शुरू करेंगे, इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। रिसेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री have encouraged NRIs and foreign investors to invest in Indian companies। ठीक है, और रिसेंट इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है वो भी इन्वेस्टमेंट पे अफेक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये आप उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाकर के डिटेल देखेंगे। यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं कर रहे, आप बस ये सारी चीज़ याद रखेंगे थोड़ा थोड़ा। लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स are taking place in leasing and financial institutions। The private sector is allowed to enter in financial institutions, as a result customers are gaining। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाता है कि भैया आप जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आइए, है ना, और कस्टमर्स अपने बढ़ाएं, जिससे क्या होगा। अब ये बताओ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आ जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जस्ट लाइक बैंक की ही तरह होते हैं। ये भी क्या करते हैं, पैसे वगैरह उधार पर प्रोवाइड करते हैं। जैसा काम बैंक का था एकदम सेम टू सेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी है, वही आप सोच सकते हैं। रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का भी इसमें अच्छा खासा रोल होता है इकोनॉमी में। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों ही मिल करके काम करते हैं। ठीक, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इकोनॉमी की ग्रो करती है। रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना लोग सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी फ़र्क डालता है इकोनॉमी पर। ये भी मैंने ऊपर डिटेल में बता ही दिया लगभग। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी, मार्केट में मनी सप्लाई भी फ़र्क डालते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और अगर मनी सप्लाई कम होगी तो लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, सेविंग करना शुरू कर देंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। इंटरनेशनल डेट, और विदेशों से भी क्या किया जा सकता है, लोन वगैरह लिया जा सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो कि हमारे इसमें थी। तो ये हमने आज पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। अब आप क्या करेंगे, इसी को डिटेल में अच्छे तरीके से आप क्या कीजिए, और भी बार बार इसको वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कम से कम एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो जाए। इसमें मैं आपको एक इजी टर्म बताता हूँ कि आपको ये याद कैसे रहेगा। तो याद रखने के लिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो जितने भी कंटेंट आपके इकोनॉमी में है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, तो इकोनॉमिक्स में जितने भी आपके कंटेंट हैं लगभग वो सारे के सारे आपके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है,
तो ज़्यादातर उसमें वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि आप जीडीपी पढ़ेंगे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में, फिर उसी तरीके से आप थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में भी देखेंगे, थोड़ा बहुत आप पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बारे में देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर के बारे में देखेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे, मनी सप्लाई के बारे में देखेंगे, और ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। तो जितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सारी की सारी आपकी इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में है, ये आप मान के चलिए। बस कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं है, वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कौन कौन सी चीज़ें आप इस एनवायरनमेंट में इंक्लूड करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। आप क्या कीजिए कि इसको बार बार देखिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए, ये सारे पॉइंट्स, जिससे कि आपकी केस स्टडी यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको केस स्टडी सॉल्व करने में। और केस स्टडी इस चैप्टर से एक ना एक तो आती ही आती है, तो आप कोशिश करें कि ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में रहें, जिससे कि केस स्टडी को पकड़ने में कि किस टॉपिक पर केस स्टडी आई हुई है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।